एसीबी की कार्रवाई हुई है। टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड एसीबी की टीम की दबिश हुई। आईएएस विनय चौबे के घर पर पहुंची है एसीबी की टीम। तो कड़ी सुरक्षा में पूछताछ और जांच कर रही है टीम। विनय चौबे की पत्नी से टीम पूछताछ कर रही। आईएएस विनय चौबे के घर पर यह पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि पूर्व में भी पूछताछ हो चुकी है उनकी पत्नी से। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा यह पूरा मामला सामने आया है। आईएएस विनय चौबे के घर पर एसीबी की एक बड़ी टीम पहुंच करके पूछताछ कर रही है। आईएएस विनय चौबे की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है और इसे लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। किसी को भी घर के गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जैप के जवानों को भी सुरक्षा के लिहाज से वहां पर तैनात किया गया। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के विनय चौबे के परिजनों और रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी फहरिस्त में आज एसीबी की टीम आईएएस विनय चौबे के घर पर पहुंची और पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी 3 दिसंबर को आईएएस विनय चौबे की पत्नी से भी पूछताछ हुई थी और एसीबी की टीम ने उनके आवास पर जाकर के पूछताछ की थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। से अधिक संपत्ति मामले को लेकर विनय चौबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विनय चौबे के आवास पर इस वक्त एसीबी की टीम पहुंची हुई है और यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। कई अहम दस्तावेजों के साथ जो एसीबी की टीम है वो यहां पर पहुंची है और इस वक्त विनय चौबे की पत्नी से जो पूछताछ है वो की जा रही है। उनके घर पर ही ये पूछताछ जो है वो हो रही है। बता दें कि विनय चौबे शराब घोटाले मामले में सबसे पहले अरेस्ट हुए थे। उसके बाद उन पर हजारीबाग से जुड़े जमीन की अवैध कब्जे को लेकर भी जो केस है वो दर्ज किया गया। उसके बाद आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर भी एसीबी की टीम अब जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनके परिजनों से और रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। और आज भी देख सकते हैं एक बड़ी टीम जो है वो विनय चौबे के आवास पर पहुंची है और इस वक्त उनकी पत्नी से जो पूछताछ है वो की जा रही है। वहीं पर कई दस्तावेजों को भी दिखाया जा रहा है। तो इसके साथ ही जो सर्च है वो भी घर के अंदर इस वक्त टीम के द्वारा की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरी पूछताछ के बाद क्या कुछ चीजें जो हैं वो छनकर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से ये यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, जिस तरह से एक बड़ी टीम आई है, उससे ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है या फिर इस मामले में कोई नया मोड़ जो है वो देखने को मिल सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आय से अधिक संपत्ति को लेकर के एसीबी की टीम की ये बड़ी कार्रवाई हुई है और आईएएस विनय चौबे के साथ साथ उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। तो अभी जो पूछताछ चल रही है उसमें क्या स्थिति है और उनकी पत्नी से भी किस तरीके से पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जो उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता है उनसे इस वक्त पूछताछ उनके आवास पर चल रही है। एसीबी की एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची और खासतौर से जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जो एसेट्स हैं, उन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये संपत्ति कहाँ से अर्जित हुई, इसे लेकर जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, क्या वो जो कमीशन के पैसे हैं वो यहाँ तक पहुंचे थे। इन तमाम चीजों को लेकर जो पूछताछ है वो इस वक्त की जा रही है। हालांकि जो उनकी पत्नी है विनय चौबे, जो आईएएस है, उनकी पत्नी की तरफ से गोलमोल ही जवाब जो है अब तक एसीबी अधिकारियों को मिल रहे हैं और इस वजह से अभी भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ ही कुछ टीम जो है वो कुछ दस्तावेजों को भी तलाश कर रही है इस वक्त और वहीं पर कुछ कागजातों के साथ भी पहुंची हुई है। जो विनय चौबे से जो पूछताछ हुई है उन तमाम चीजों को लेकर, उन तथ्यों के साथ इस वक्त उनकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है। जी ओम प्रकाश, क्या एसीबी की कार्रवाई सिर्फ उनके घर तक सीमित है या कई अन्य और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है? जी बता दें कि जो आईएएस विनय चौबे हैं उनके घर पर इस वक्त टीम जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही बिहार के लखीसराय में
जो व्यवसायी विनय सिंह हैं, जो कि विनय चौबे के काफी करीबी बताए जाते हैं, उनकी पत्नी की तलाश जो है वो बिहार के लखीसराय में उनके पैतृक आवास पर कर रही है। तो कहा जा सकता है बिहार और झारखंड दोनों जगहों पर इस वक्त जो एसीबी की दबिश है वो देखने को मिल रही है। खासतौर से ये पूरा जो मैटर है वो आय से अधिक संपत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि विनय चौबे सहित विनय सिंह, इन तमाम लोगों को जो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, विनय चौबे को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं विनय सिंह जो उनके करीबी हैं उन्हें हजारीबाग स्थित लैंड भूमि जो वन भूमि है उसके कब्जे को लेकर गिरफ्तार किया गया था। वहीं विनय चौबे को भी उसमें आरोपी बनाया गया। तो पूरे मामले में फिलहाल जो जांच है वो की जा रही है। करोड़ों के गबन से जुड़ा हुआ पूरा मैटर है और इसे लेकर जो जांच है एसीबी की वो लगातार की जा रही है और इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई आईएएस अधिकारी भी इस दायरे में, जांच के दायरे में है और लगातार कई आईएएस से पूछताछ भी की जा रही है। तो वही यही जानना चाह रही हूँ कि एसीबी की तरफ से ये कार्रवाई चल रही है, इससे अधिक का ये पूरा मामला सामने आया है, कई लोगों से पूछताछ हुई है, उनके परिजनों से पूछताछ हुई है, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई है, क्या क्या सबूत फिलहाल बरामद हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, साथ में कुछ जो संपत्तियां हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो एसीबी को मिली है और इसे लेकर ही जो सवाल जवाब हैं वो इस वक्त यहाँ पर किए जा रहे हैं कि किस तरह से ये अवैध संपत्ति जो है वो बनाई गई है और कहां से ये पैसे आए, इनके सोर्स को लेकर पूछताछ। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य में पेसा नियमावली जल्द लागू हो सकती है और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोशिशें तेज कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग की ओर से पेसा अधिनियम की ड्राफ्ट से जुड़ी संचिका मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। आने वाले कैबिनेट में इसको लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। आपको बता दें कि जेएमएम ने यह बताया है कि पेसा नियमावली को लेकर के राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य में पेसा नियमावली को लागू नहीं करना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पेसा कानून लागू होने से ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा। अध्ययन करने के पश्चात पेशा नियमावली लागू करने का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में वो संचिका भेज दी गई है और आने वाले कैबिनेट में भी उसके आने की संभावना है। तत्पश्चात वो लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे। आदिवासियों को, ग्रामीणों को उनका हक मिले, इसको लेकर के राज्य की सरकार गंभीर है। इसलिए हम चाहते हैं कि पेसा कानून 100% लागू हो। बीजेपी के लाख प्रयासों के बावजूद पंचायती राज विभाग ने अब पेसा कानून को अंतिम रूप देकर के सरकार को भेज दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये कानून झारखंड वासियों के हित में लागू कर दिए जाएंगे। इसके लिए मैं पंचायती राज विभाग को और राज्य की सरकार को धन्यवाद देता हूं। फिलहाल सरकार पेसा के नाम पर नोटिस, कमेटी, कमीशन और फाइलों का खेल खेल रही है, क्योंकि राज्य सरकार को यह मालूम है कि पेसा के लागू होते ही अवैध खनन का खेल बंद हो जाएगा। बालू, पत्थर आदि के खनन में पूर्ण रूप से अफसरों की जगह ग्राम सभा का अधिकार हो जाएगा और ऐसा होते ही हेमंत सरकार के राज्य में चल रहे अवैध खनन के काले साम्राज्य का अध्याय समाप्त हो जाएगा और इस काले साम्राज्य को बढ़ाए रखने के लिए पेसा कानून को लागू करने से रोका जा रहा है। चलिए अब सियासत से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं। रांची से यह बड़ी खबर आ रही है। 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद बैठक होगी, तो बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। पेसा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। 8 दिसंबर को ये बैठक, और ये बैठक बेहद ही अहम होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, जहां कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें कि पेसा कानून पर भी फैसला लिया जा सकता है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि पेसा अधिनियम का उद्देश्य क्या है। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना और जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को आश्वासन प्रदान करना। इसके साथ ही सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन स्थापित करना, ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना और जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण करना। इसके साथ ही जातीय आवश्यकताओं के अनुरूप पंचायतों को सशक्त बनाना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ग्राम सभा की पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को ग्रहण करने से रोकना भी इसका एक बेहद ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आपको बताते हैं कि पेसा अधिनियम का जो महत्व है वो किस तरीके से है वो जान लीजिए। देखिए, पेसा अधिनियम 1996 के महत्व को आपको विस्तार से बताएंगे। जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, भूमि अधिकार और हस्तांतरण की रोकथाम, समावेशी एवं सहभागी शासन होना इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पारंपरिक संस्थाओं को कानूनी मान्यता, ऐतिहासिक अन्यायों का समाधान, सतत विकास, आदिवासियों के लिए लाभ सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पेसा एक्ट जिसको लेकर के इन दिनों सियासत भी हो रही है, उसको लागू करने से पहले उसके क्या क्या महत्व है ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घुसपैठ पर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने यह बताया है कि अगर झारखंड में कहीं घुसपैठ है तो वो केंद्र की विफलता है, राज्य की विफलता नहीं। क्या कुछ उन्होंने और कहा है आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने झारखंड के देवघर में घुसपैठियों को लेकर के जो बयान दिया है, उन्होंने खुद के विफलता को उजागर करने का काम किया है। अगर राज्य में कहीं से घुसपैठिए घुसे हैं सीमा पार करके, तो ये केंद्र की सरकार की विफलता है, सीमा सुरक्षा बल की विफलता है। देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घुसपैठ पर दिए गए बयानों को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। जेएमएम ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर घुसपैठ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी लगातार घुसपैठ मामले को लेकर के ये चुनावी मुद्दा बना रही है और चुनाव में भी उसे उठाती रही है, लेकिन चुनाव में पटकरी मिलने के बावजूद बीजेपी को होश नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी ने घुसपैठ के मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई बताई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि घुसपैठियों के लिए राज्य में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। बैठिया किधर से आए वो? आसमान से टपक गए क्या? गृह मंत्री की विफलता पूरी तरह से उजागर हो गई। अगर घुसपैठिए यहां है तो क्या करती है सीमा सुरक्षा बल? और घुसपैठिया एक ही विषय पर जो आप लगातार चुनाव से हम लोग सुन रहे हैं, यहां की जनता ने पटकनी दे दी तब भी होश नहीं आया इन लोगों को। देखिए, घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर हम यह मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को है, ना कि घुसपैठियों को है। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगातार इंडिगो के विमानों के रद्द होने का सिलसिला जारी है, जिससे कि यात्री की परेशानी बढ़ गई है। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो की फिलहाल जो 3 फ्लाइटें हैं आज कैंसिल कर दी गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो के विमान सेवा परिचालन पर असर आज भी दिख रहा है और आज सुबह इंडिगो की 3 फ्लाइट कैंसिल बताई जा रही है। खासकर रांची से पुणे जाने वाली, रांची से पटना और रांची से मुंबई जाने वाली 3 फ्लाइट फिलहाल कैंसिल है। और जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट कैंसिल है। क्या आप लोग को इससे पहले जानकारी नहीं मिली? हमको कुछ भी पहले जानकारी नहीं मिला था। एक्चुअली हमारा फ्लाइट पाटना से था, पाटना से कैंसिल हो गया। वो 2-3 घंटा पहले हमको मैसेज आया। हम 2 दिन से घूम रहे हैं। हमारा पहले का टिकट जो 6,000 में बना था, अभी 26,000 का टिकट मांग रहे हैं। तो हमको 26,000 के टिकट, 26,000 का टिकट मांग रहे हैं। हम इधर तीर्थ यात्रा के लिए पधारे थे। तो 10 लोग का हमारा है टीम है, तो 10 लोग के लिए 2.5 लाख से ऊपर पड़ रहा है।
तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम वापस इतना अफोर्ड करके जा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट से कोई दूसरा अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बैंगलोर से आए इधर तीर्थ यात्रा पारसनाथ शिखर जी यात्रा के लिए आए थे इधर। और आप यहाँ पर आए थे, जब आप लोग वहाँ से चले थे तो कितना लगा था फेयर आप लोग को? हमारा 6,500 का एक टिकट था, अभी इधर 26,000 पूछ रहे वापस जाने का फ्लाइट का। समझ जाइए किस तरीके से लूट मची है। यात्री परेशान है। कर्नाटक से पारसनाथ तीर्थ यात्रा पर झारखंड पहुंचे थे, रांची पहुंचे थे, और वापसी की फ्लाइट बताई जा रही है कि वही 6,000 की टिकट हो गई 26,000। 10 लोग हैं, तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा कीमत हो गई है। परेशान तो होंगे आप भी? हाँ सर, जरूरी है सर, 100% परेशानी है। पैसा भी नहीं है, क्या करना इधर आके। कौन भी पूछा है तो भी नहीं दे रहा है मेरे को इधर। ऑनलाइन वाला भी तो तकलीफ है, आ रहा नहीं, पैसा भी आ रहा नहीं। क्या करना इधर, पैसा कौन देता है इधर। बता रहे हैं कि 6,000 का जो फेयर था वो बढ़कर हो गया है 26,000 रुपये। ऐसे में आम यात्रियों के सामने समस्या यह है कि उतने पैसे लाए कहाँ से। राजधानी रांची में रहने की समस्या है सो अलग। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो फ्लाइटें रद्द होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें यात्रियों को हो रही है और हवाई अड्डों पर हाहाकार मचा हुआ है। लगातार लोग लाइनों में खड़े होकर के शिकायत दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। देखिए, खबर अब लोहरदगा से है, जहां जिले के किस्को प्रखंड में सौर ऊर्जा संचालित मिनी सोलर पावर प्लांट का विदेशी टीम ने निरीक्षण किया है और नीदरलैंड की संयुक्त 14 सदस्यीय टीम ने प्लांट का जायजा लिया। प्लांट की तकनीकी संरचना को बारीकी से देखा और समझने की कोशिश भी की ताकि अपने देश में भी इसी मॉडल पर मिनी सोलर प्लांट स्थापित कर सके। टीम ने यह भी कहा है कि किस्को का मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी बिजली आपूर्ति, प्रदूषण में कमी और इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसों को घटाने में बेहद प्रभावशाली है, जिसे अपने देश में लागू करने से लाखों लोगों को फायदा होगा। निरीक्षण के बाद टीम के सदस्यों ने उपभोक्ताओं से बातचीत कर उनके अनुभव को जाना। वहीं अधिकारियों ने बताया यह भी है कि प्लांट के माध्यम से किस्को के 110 घरों और दुकानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। बैकअप सिस्टम के रूप में बैटरी तथा जनरेटर लगाया गया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली मिलती रहेगी। गवर्नमेंट के लोग हैं और एक और संस्था है जो यूरोप की संस्था है, तो वहाँ से आए हैं ये लोग। यहाँ पे माइक्रो ग्रिड के यहाँ पे जो अभी गुमला में है और अभी यहाँ पे खिस्को में जो है, तो वो उसमें से क्या क्या सीखने के लिए आए हैं कि कैसे ये हम लोग इंडिया में चला रहे हैं, कौन चलाता है, इसमें कितने पैसे लगते हैं और कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट हो रहा है, कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। इस सारी चीज़ों को समझने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। It's amazing. We are coming from Mozambique. In Mozambique, we want to have this kind of we want to develop this kind of technology in Mozambique, and it's very nice to understand how is happening here in India, how the communities are benefiting from this project, how the private sector is has implemented, what are the challenges that you are facing. So it's really nice. We go back to our countries very inspired and very happy. इसी बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बताएं, जहां दो पक्षों में मारपीट हुई है। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। एक पक्ष से महिला ने मोर्चा खोला, एक युवक को पकड़ करके जमकर पीटा है। मामला बढ़ता देख युवक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि पचम्बा थाना के बोड़ो की यह घटना बताई जा रही है। दोनों पक्ष ने थाने में आवेदन भी दिया है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, दो पक्षों में मारपीट हुई है। जमीन विवाद को लेकर के ये मारपीट हुई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मारपीट की गई है और एक पक्ष से महिलाओं ने इसमें मोर्चा खोल दिया है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, कई सारी महिलाएं मारपीट करती हुई नजर आ रही है। एक युवक को मारती हुई नजर आ रही है। तो एक युवक को महिलाओं ने जमकर उसके साथ मारपीट की है, उसे पकड़ा, उसके बाद उसे पीटती हुई नजर आ रही है। मामला बढ़ता देख युवक वहां से फरार हो गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन भी दे दिया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको ये वीडियो जो सामने आया है वो दिखा पा रहे हैं, जहां देखिए महिला किस तरीके से एक युवक को मारती हुई नजर आ रही है। और वक्त हो चला एक बेहद